नमस्ते बच्चों। आज हम एक नया पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। पाठ क्रमांक 9। तो रीढ़ की हड्डी, इस पाठ में हमें क्या बताया है यह हम देखेंगे। तो रीढ़ की हड्डी, इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। पहले हम उनका परिचय देखेंगे। जन्म 1917 उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में हुआ था। उनकी मृत्यु 1978 में हुई है। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार, सांस्कृतिक पुरुष थे। अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी के लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी हम उन्हें पहचानते हैं और वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे नाटककार के रूप में। उनकी जो कोई रचना है उनमें से प्रमुख रचना एक कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि है। तो इसके बाद हम देखेंगे इस पाठ के संबंध में। इस पाठ में यानी एकांकिका है रीढ़ की हड्डी। एकांकिका यानी क्या होता है? एक नाटक। नाटक में भाग होते, दृश्य जिसे हम कहते हैं, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य। लेकिन एकांकिका क्या होती है? यह एक अंकों की होती है, यानी छोटी सी नाटिका होती है, इसलिए उसे एकांकिका कहा जाता है। तो ये रीढ़ की हड्डी एक एकांकिका है। इस एकांकिका में लेखक ने हमें एक परिवार, सुशिक्षित परिवार, और आज के जमाने में स्त्री की हालत किस तरह हो गई है। आज हम जानते हैं स्त्री को किस तरह इस समाज में मान सम्मान, कई जगह मान सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन कई जगह स्त्री को तुच्छ माना जाता है, उसे मान सम्मान नहीं दिया जाता है। यह आप जानते भी है। तो आज हमें इस गद्य के बारे में देखना है। रीढ़ की हड्डी, इस एकांकिका में लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को बता दिया है। यानी महात्मा फुले ने उस वक्त कहा था, यदि एक औरत पढ़ी लिखी हो गई तो उसका परिवार पूरा सुशिक्षित बन जाता है और हमारा देश भी सुशिक्षित बन जाएगा। यह बात आज के जमाने में यह बात लागू होती है। तो यहाँ स्त्री का शिक्षा का महत्व बता दिया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान करने की कोशिश इस एकांकिका से की है। तो इस एकांकिका में दो जो कोई पात्र है, इस पात्र के बारे में हम देखेंगे। इस एकांकिका में उमा है। उमा एक सुशिक्षित युवती है, यानी जिन्होंने बीए तक पढ़ाई की है। उसके पिता है रामस्वरूप, उनका नाम है रामस्वरूप। उसकी माँ है प्रेमा। तो उमा उसकी माँ है, और शंकर एक पढ़ा लिखा युवक है, और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। और इस रामस्वरूप के घर में, यानी उमा के घर में, एक रतन नामक का एक नौकर है। ये पात्र आपको ध्यान में रखना चाहिए। शंकर पढ़ा लिखा युवक है, उन्होंने बीएससी किया है, और बीएससी करने के बाद वो यानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है। तो गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, वे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, और रामस्वरूप वो अपनी उमा की भी शादी करना चाहते हैं। रामस्वरूप ने बहुत कोशिश की है अपनी उमा की शादी की तय होने के बारे में, लेकिन उसे कोई रिश्ता मिलता जुलता नहीं होता है। तो रामस्वरूप बहुत ही परेशान हुए हैं, और एक उनके नसीब से, उनके प्रयत्न से, उनके कोशिश से एक रिश्ता उनके पास आता है। वही रिश्ता होता है गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर के रूप में से। तो हमें देखना है इस कहानी का जो सारांश है एकांकिका, यह एकांकिका सारांश मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हो गया तो आप कक्षा में यह पाठ रीढ़ की हड्डी एकांकिका के रूप में आप पेश कर सकते हैं आपके मित्रों के साथ, संवाद के रूप में एक कक्षा में आपके शिक्षकों के साथ भी, यह मार्गदर्शन के साथ आपकी कक्षा में पेश कर सकते हैं।
तो मैं इस कहानी का एकांकी का सारांश आपको बताता हूँ। आप किताब खोलिए, किताब में आपको देखना है किस तरह संवाद है। पूरे संवाद में आपको यह पढ़कर नहीं बताऊंगा, लेकिन कई सारांश इस एकांकी का मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये ठीक से यदि आपने सुन लिया तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सुनते हैं रीढ़ की हड्डी का सारांश। इस एकांकिका में दोनों परिवार में जो है, दो परिवार, दोनों भी परिवार सुशिक्षित है। रामस्वरूप की बेटी उमा पढ़ी लिखी है, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है। बहुत सारे लोग उन्हें देखने को आते हैं, लेकिन शादी तय नहीं होती है। इसी कारण राम प्रसाद चिंतित है। बहुत प्रयत्न करने से एक रिश्ता शंकर के रूप से उन्हें आता है और यह शादी होनी चाहिए, ये राम प्रसाद की इच्छा है। अब लड़के वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप उनके घर में मेहमानों का स्वागत की तैयारी शुरू है। तो देखिए, आपके इस किताब में देखा है, एक कमरा है, अंदर के दरवाजे में आते हुए जिन महाशयों की पीठ नजर आ रही है वही अधेड़ उम्र की है, यानी वही है रामस्वरूप। अधेड़ उम्र का व्यक्ति यानी जिसकी उम्र 40 से ऊपर 50 के आसपास होती है। एक तक को पकड़ते हुए कमरे में आते हैं। तक का दूसरा सिरा उनका नौकर, तक यानी तकिया जो होती है, जिसे हम चारपाई कहते हैं, उसका एक कोना वो नौकर पकड़ता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। यह दृश्य आपको स्टेज मंच पर पेश किया है। तो रामस्वरूप और उमा, उन दोनों में चर्चा शुरू होती है। रामस्वरूप प्रेमा को कहते हैं, उमा को सज धज कर मेकअप करके लाना। यह लड़का पढ़ा लिखा है, लोग अच्छे हैं, इन्हें पसंदी देना, नकार करने के लिए मत कहो। इन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैंने उन्हें उमा की पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद उमा उन्हें पसंद होगी और यह हमारी शादी उमा की तय हो जाएगी, इसलिए मैंने पढ़ाई के बारे में कोई बताया नहीं है। उमा शायद इन्हें पसंद होगी और शादी हो जाएगी। इतने में उनका नौकर जो है वो समाचार लेकर आता है, बाबूजी बाबूजी कोई आ रहे हैं। शंकर और गोपाल प्रसाद आती है, उनका स्वागत होता है, चाय नाश्ता होता है, घर में चर्चा शुरू होती है। अब बैठे बैठे लोग बैठते हैं तो उमा को बुलाया जाता है। नाश्ता वगैरह होने के बाद उमा पान लेकर आती है सबके लिए, और उमा को उनके शौक, उनके छंद, इसके बारे में पूछा जाता है। उमा को चश्मा है, यह बात देखकर शंकर और गोपाल प्रसाद चकित होते हैं और वे राम स्वरूप को पूछते हैं, ये चश्मा कैसा है? तो राम प्रसाद उन्हें बता देते कि यह चश्मा पढ़ाई के कारण नहीं है। वही तो कल एक सप्ताह हो गया, एक हफ्ता हो गया है, उसकी आंख दुख रही थी तो हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने मामूली इलाज के कारण उन्होंने चश्मा बता दिया है। तो वह कहते ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से चश्मा लगता है ऐसा माना जाता है, इसलिए हमने पूछा है, ऐसा भी कहते हैं। रामस्वरूप कुछ बताते हैं तो ये बात यहाँ से आगे शुरू होती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, यानी बेटी तो अच्छी तरह से चल सकती है, चेहरे पर भी छवि है। और वे पूछते हैं, कुछ गाना बजाना सीखा है आपने? उमा को प्रश्न पूछा जाता है। तो रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, सितार भी और बाजा भी बजाते हैं। उमा, सितार का एक गीत सुनाओ, यानी प्रश्न उमा को पूछा था, लेकिन जवाब देते हैं उमा के पिताजी। तो उमा, मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल, यह गीत उमा सितार पर शुरू करती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों से मिलती जाती है। यानी उमा गाना गाते गाते, जो शादी करने वाला लड़का शंकर था, उसकी और उसकी नजर चली जाती है, मिलती जुलती नजर होती है। वो गाते गाते एकदम रुक जाती है, क्योंकि उमा ने उस लड़के को कहीं तो देखा था, यह जानती है वही वो लड़का है शंकर।
उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो गोपाल प्रसाद उन्हें कहते हैं, थोड़ा ठहरो ठहरो, और कई प्रश्न पूछने हैं। उमा, अपने कोई पेंटिंग वगैरह सीखी है? यानी प्रश्न पूछा जाता है, उमा आपने कोई पेंटिंग वगैरह सीखी है? तो राम स्वरूप फिर जवाब देते हैं, हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये टंगी हुई जो तस्वीर है ना, कुत्ते वाली तस्वीर है, दीवार पर जो लटकी हुई, सब इसी ने ही बनाई है। फिर गोपाल प्रसाद पूछते हैं, सिलाई वगैरह फिर कुछ आता है? राम प्रसाद उत्तर देते हैं, सारे घर की सिलाई इसी के जिम्मी है, इसी के जिम्मी रहती है। यानी हमारे घर के जो कोई कपड़े होते हैं वो सिलाई की सारे जिम्मे यह उमा के ही रहती है। यहाँ तक कि मेरी कमीज भी उमा ही सिलाती है। फिर गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम बिनाम आपने जीते हैं? राम प्रसाद इशारे करते हुए उमा को बताते हैं, लेकिन उमा चुप ही रहती है। रामस्वरूप कहते हैं, रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ी शर्माती है। गोपाल प्रसाद रूखी आवाज में कहते हैं, इसे भी तो थोड़ा मुंह खोलना चाहिए। यानी जवाब बेटी को नहीं होते तो पिताजी बताते हैं, इसलिए यह जो गोपाल प्रसाद है वे थोड़े से गुस्सित होते हैं और कहते हैं कि थोड़ा मुंह तो बेटी को खोलना चाहिए। राम प्रसाद कहते, उमा जवाब दे दो, आपने कई इनाम जीते हैं। उमा हल्की हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहते हैं, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकते हैं ना, तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है। पसंद आई तो अच्छा है, वरना। यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रश्न के बारे में उमा को अच्छा नहीं लगता है, तो उमा उसे जवाब देती है। एक वस्तु खरीदने के लिए जब खरीदार जाता है तो वस्तु का जो मालक है वो मालक उस वस्तु को दिखाता है, लेकिन वस्तु के बारे में यानी वस्तु को कुछ प्रश्न नहीं पूछता जो खरीदने वाला है। तो पसंद आ गया तो खरीद करता है, नहीं तो आगे चला जाता है। तो यह उमा का कहना है। तो रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते और उससे कहते, उमा उमा ऐसा नहीं बोलना है। तो उमा कहते, बाबू अब मुझे कह लेने दीजिए। उमा कहती है, बाबूजी मुझे कह लेने दीजिए। तो गोपाल प्रसाद क्रोधित होते हुए कहते, रामस्वरूप को कहते, रामस्वरूप आपने मेरा इज्जत उतरने के लिए यहाँ बुलाया है? तो उमा कहते है तेजी आवाज में से, जी हाँ, और हमारी बेइज्जत नहीं होती जो आपने इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? उमा ने तेजी आवाज से जवाब दिया है। तो शंकर कहता है ये सारी घटना देखकर, बाबूजी चलिए, यहाँ अच्छा वातावरण नहीं है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, बेटी क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो रामस्वरूप चुप हो जाते हैं, डरते हैं, क्योंकि रामस्वरूप ने उसे बताया नहीं था। तो उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक ताक झाँककर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी मान इज्जत का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। यानी उमा को शंकर को अपने कॉलेज के इलाके में देखा था, और उसकी एक जो घटना हो गई थी, घटना भी उमा को मालूम थी, इसलिए उमा उसे यह जवाब देते। गोपाल प्रसाद कहते हैं खड़े होकर, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है, आपने कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, और वे दोनों दरवाजे की ओर निकल जाते हैं। तो उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लड़के बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। अपने बेटे को बैकबोन है या नहीं ये पूछे थोड़ा अपने घर में जाकर। यानी बैकबोन का अर्थ यहाँ होता है अपनी पीठ की जो रीढ़ होते हैं ना, रीढ़, उसे बैकबोन कहा जाता है। उसे आपण मराठीमध्ये त्याला पाठीचा कणा म्हणतो। तर पाठीचा कणा असेल तरच माणूस ताठ राहू शकतो, उभा राहू शकतो,
आपणाला शरीरामध्ये ताठरपणा आणण्याचं काम या कण्याचं असतं, त्याला बॅकबोन असं म्हणतात. तो आपके लड़के को बैकबोन है या नहीं, थोड़ा घर में जाकर उसे पूछिए। यहाँ तक यह कहानी समाप्त होती है। यह जो कहानी है भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से ली है। बच्चों, अब आपको मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी इसका अर्थ क्या होता है। यानी बैकबोन यानी पीठ की रीढ़ होती है, बैकबोन यानी पीठ की हड्डी जिसे हम हमारा शरीर खड़ा रहता है। यहाँ रीढ़ की हड्डी का अर्थ आपको लेना है स्वाभिमान। यानी इस कहानी का उद्देश्य यही है कि मनुष्य में स्वाभिमान होना चाहिए, हमें स्वाभिमान से जीवन में खड़े रहना चाहिए। तो यहाँ स्वाभिमान यह अर्थ होता है, पुरुष हो या स्त्री दोनों में भी स्वाभिमान, दोनों को स्वाभिमान होना चाहिए। इस एकांकिका में जो शंकर है यह बिना रीढ़ का लड़का है, उसे कोई चरित्र नहीं है, वो दूसरों की सहायता से ही चलता है। ऐसे लोग समाज पर बोझ होते हैं। यानी मेडिकल का लड़का है लेकिन उसे कोई अपने पर भरोसा नहीं है, अपने पर आत्मविश्वास नहीं है, वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसे नहीं ऐसा लगता है, वो ऐसे लोग समाज पर बोझ होते हैं। इस एकांकिका में शंकर ऐसे ही लोगों का नेतृत्व करता है जो स्त्रियों को कमजोर समझते हैं, उन्हें समाज में रूढ़ी परंपरा के बेड़े में डालना चाहते हैं। ऐसे पुरुष प्रधान समाज पर उनकी गली सड़ी विचारों पर यहाँ प्रहार किया है। इस एकांक का उद्देश्य है कि स्त्री को उनके अधिकार के प्रति जागृत करना है, समाज में स्त्री की दशाओं को सुधारना है। आज के जमाने में तर्क संगत नहीं करना, लड़की को पढ़ाना है, लड़की को शिक्षित बनाना है। हमें आज तक उमा जैसे लड़की की आवश्यकता है। शिक्षा से स्त्री को आगे बढ़ने की और आत्मविश्वास बढ़ाने की एक मदद होती है, इसलिए लड़की को पढ़ाना है। धन्यवाद। अब यह वीडियो जो आपने सुना है, इसके बाद आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है। और इसके बाद आपकी किताब में जो एकांकिका है, यह एकांकिका आप पढ़ सकते हैं, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद इस एकांकी के नीचे जो कि स्वाध्याय दिए हैं, इस स्वाध्याय कृतियुक्त स्वाध्याय और भाषा बिंदु तक पूरे स्वाध्याय आपको करने हैं। और इस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर अपने विचार 70-80 शब्दों में आपको व्यक्त करना है। धन्यवाद।